आप सभी को नमस्कार। साथियों, मैं हूं ब्रजेश यादव बागी, राष्ट्रीय संयोजक आंदोलन समिति आईपीएस। साथियों, दरअसल मैं 2-3 दिनों से आपसे फेसबुक लाइव के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहा था। रीज़न यह था कि मुझे 2-3 दिनों से फीवर आ रहा है। आप देख रहे हैं मेरा चेहरा सूजा हुआ है, इसलिए मैं नहीं आपसे जुड़ पा रहा था। मैं आज भी नहीं चाहता था कि मैं आपसे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ूं, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो अनभक्त हैं, उन अनभक्तों ने इतना मुझे विवश कर दिया, मुझे जोड़ना पड़ा। आपको मालूम होगा कि आज से 2-3 रोज पहले जब मैं आपसे जुड़ा था तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए भर्ती घोटाले पर का मैंने पर्दाफाश किया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ हमने सवाल पूछे थे। उस सवाल के बाद सोशल मीडिया पर बद्दी बद्दी मुझे गालियां दी जा रही हैं। ऐसी गालियां जो आपके सामने मैं बयां नहीं कर सकता सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको याद हो, सोशल मीडिया पे मेरा नंबर भी है फेसबुक पर। वहाँ से नंबर उठाकर भक्त मुझे गाली देना स्टार्ट कर दिया। ऐसे लग रहा है कि 10-12 मेरे पास ऑडियो क्लिप है, जो फ़ोन करके डायरेक्ट सवाल पूछने के बजाय कि विजय साहब ने ये क्यों किया, आप गलत किए कि सही किए, डायरेक्ट गाली देना स्टार्ट कर दे रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि भक्त क्यों बौखला चुके हैं। मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा है कि जब मुख्यमंत्री के सामने उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े घोटाले हो रहा था तो मुख्यमंत्री साहब को भनक क्यों नहीं चला। ये सवाल मैंने पूछा था ना। दूसरा मैंने सवाल पूछा था, क्या अनामिका शुक्ला को 25 विद्यालयों में स्कूलों में नियुक्ति कैसे मिली। ये मैंने सवाल पूछा था। और आप ज़रा सोचिए कि इन सवाल मैंने सवाल पूछा है, इसमें गलत मैंने क्या पूछा है। मुझे तो लगता रहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं पूछा है। मैंने सवाल वही पूछा है जो वाजिब है, जो उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जो देश की जनता जानना चाहती है, वही सवाल मैंने पूछा है। और तब से भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित मीडिया सेल है, आईटी सेल, वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर अंगुली कर रहे हैं, मेरे अंदर अंगुली कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। आप जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सवाल पूछना कितना बड़ा गुनाह है, कि यहाँ तक कि आपको जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। साथियों, जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि चप्पल कहाँ है, चप्पल लाओ, इसे सिखाया जाए। आप देखिएगा सोचो, में चप्पल लाओ, इसे सिखाया जाए। मेरा चप्पल कहाँ है। तुम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे डराना बंद करो। जब तुम्हारे आका ने मुझे नहीं डरा पाया, नरेंद्र मोदी ने, तुम्हारी इतनी मजाल नहीं कि तुम मुझे डरा पाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे डरा पाओगे। जाकर अपने आका से पूछना कि नोटबंदी के समय मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम किया गया कि मेरा मुख मेरी आवाज़ बंद हो जाए, मैं अपनी आवाज़ ना निकाल सकूं। उसके बावजूद भी मैंने अपनी आवाज़ बुलंद किया, मैं डरा नहीं। अपने आका से जाकर पूछ लेना। जब तुम्हारे आका से मैं नहीं डरा तो तुमसे मैं क्या डरूंगा। दूसरी बात साथियों, दरअसल उस पर कुछ ऐसे भी सवाल हैं, मुझे लग रहा था कि इन सवालों का जवाब देना चाहिए लाइव के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से उन अनभक्तों को जवाब देना चाहिए। मैं इसलिए आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ा, नहीं जुड़ा होता, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत डिस्टर्बेंस है, तबीयत बहुत डिस्टर्ब है। फीवर आ रहा है, मेरे मुख सूज गए, शरीर सूज गई है। मगर इन्होंने इतना विवश किया कि मुझे आना पड़ा सफाई देने के लिए। और सफाई दरअसल इन लोगों को नहीं मुझे देना है, क्योंकि इन्हें कितना भी कुछ कर दीजिए इनको समझ में नहीं आएगा। सफाई मैं आपको देना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ब्रजेश यादव बागी राष्ट्रद्रोही है, इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम है, इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है। इसके बातों पर विश्वास न कि एक राष्ट्रद्रोही
हमें नसीहत ना दे। सोशल मीडिया पे जो है इस प्रकार के ट्रोल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस प्रकार के बद्दे बद्दे कमेंट हो रहे हैं, लोग चढ़ा रहे हैं। कुछ मेरे पास क्लिप आप भी देखे होंगे। उन लोगों से को मैं जवाब देना चाहता हूं और आप लोगों के बीच में सच्चाई रखना चाहता हूं। जो साथी जानते हो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको सच्चाई रखना चाहता हूं कि दरअसल मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा है कैसा। साथियों, आपको याद होगा 2016 नोटबंदी, 2016 में देश के अंदर एक नोटबंदी हुई थी। पूरा देश के अंदर अकाल पड़ गया था। आपने देखा कि किस प्रकार से लोग अपने घर पे जो से निकल कर लंबी 2 बजे भोर से ही लाइन लगाना स्टार्ट कर देते थे। 50 दिनों का समय मिला था नोट बदलने का। आपने उस नोटबंदी में देखा कि लाइन में खड़े खड़े कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। आपने उस नोटबंदी में देखा कितने बहनों का जो है हाथ जो है पीला होने से रुक गया, उनकी शादियाँ टूट गई, उनके अरमान टूट गए और कितने बहनों ने सुसाइड कर लिया, कितने पिता ने भी सुसाइड कर लिया। हमने नोटबंदी में देखा था। हमने उस नोटबंदी में यह भी देखा था कि उस लाइन में खड़ी प्रसव पीड़ा के कारण बहनों को दम तोड़ते हुए। हमने उस नोटबंदी में यह भी देखा था कि लाइन में खड़ी मेरी एक बहन का जो प्रसव हो गया था, जिससे उस समय की वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार जो थी उस बच्चे का नाम डांची रखा था। हम सब ने देखा था, हम सब ने उस मुसीबत के दौर का सामना किया और प्रधानमंत्री के का जो उम्मीद था, जो उन्होंने हमारे और आपके सामने जो उम्मीद उन्होंने जगाई थी कि मात्र हमें 50 दिन दीजिए, 50 दिनों के अंदर हर एक भारतीय के सपनों का भारत बनाऊंगा। जो आप सपन देखे हैं आपके सपनों का भारत बनेगा। और ये दलील देकर नरेंद्र मोदी जी जापान चले जाते हैं। जापान जाने के बाद 3 दिन 4 रोज के बाद वो आते हैं जब पुनः भारत, आपको याद होगा। तो वो जो है रैली करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, आपको याद हो, गोवा में चुनाव आने वाला था। चुनाव जो है गोवा चले जाते हैं। वो गोवा जाकर उन्होंने आपको याद होगा कि वो भावुक हो चुके थे। उन्होंने कहा था कि मैंने अपना घर और परिवार आपके लिए छोड़ दिया। चलिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उस समय टिप्पणी किया था और हमेशा टिप्पणी इस पर किया हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों बहनों, मुझे मात्र 50 दिन दे दीजिए। अगर 50 दिनों के अंदर में आपके सपनों का अगर भारत में नहीं बना दिया तो मुझे जो सज़ा चाहिएगा वो सज़ा दे दीजिएगा। जिस चौराहे पर चाहिएगा उस चौराहे पर मैं आ जाऊंगा और जो मुझे सज़ा आप चाहिएगा वो सज़ा देने का काम करिएगा। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपको याद होगा। और 50 दिन बीत गए। शायद मेरे सपनों का भारत नहीं बना था, शायद आपके सपनों का भारत बना हो, मगर मेरे सपनों का भारत नहीं बना था। मैंने ये सोचा था कि 50 दिनों के अंदर में जो काला धन के लिए, जिस काले धन के लिए नोटबंदी की गई है, वो काला धन निकल के आएगा। काला धन रखने वाले जो लोग हैं वे जेल के सलाखों के अंदर होंगे। मैंने ये देखा था कि 50 दिनों के अंदर में दुनिया की जो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में बेशुमार होगी। मैंने ये भी देखा था, मैंने ये सपन देखा था कि 50 दिनों के अंदर में भारत के अंदर 300 स्मार्ट सिटियां बनेंगी। मैंने ये स्वप्न देखा था कि देश के हर एक नौजवानों के हाथ में रोजगार होगा। मैंने 50 दिनों के अंदर ये स्वप्न देखा था, ये मैंने आकलन किया था। किसान के अच्छे दिन आएंगे, वो खुशहाल होंगे, मजदूर खुशहाल होंगे। मैंने ये स्वप्न देखा था, मगर 50 दिन बीत गया, मगर मेरे स्वप्न कोई पूरा नहीं हुआ। मेरे सपनों का भारत बनते हुआ नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री के कथनी के अनुसार उनको सजा देना चाहिए। मैंने पत्रक लिखकर भेजा देश के प्रधानमंत्री को कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे सपनों का भारत नहीं बना है, आप चौराहा चूज करिए, मैं आपको सजा देना चाहता हूं। मगर कोई जवाब नहीं आया 10 दिनों तक। 10 दिन बाद मैंने फिर एक पत्रक लिख कर भेजा। उसमें प्रधानमंत्री शब्द का नहीं जोड़ा था, उसमें लिखा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैंने प्रथम पत्र भेजा था, उसका कोई अब तक जवाब नहीं आया।
ये दूसरा पत्र है। आप ये बताइए कि आप मैं आपको सज़ा देना चाहता हूँ। मैंने यही लिखा था, आप ये बताइए, मैं ब्रजेश यादव बागी हूँ, मैं बलिया से रहने वाला हूँ, एक सामाजिक जो कार्यकर्ता हूँ, छात्र नेता हूँ। मैं आपको सज़ा देना चाहता हूँ क्योंकि आपके कथनी के अनुसार मेरे सपनों का भारत नहीं बना है। फिर से पुनः इसका जवाब नहीं आया साथियों। अंत में विवश होकर मैंने बलिया से दिल्ली का यात्रा निकाली, बलिया से जो है दिल्ली के लिए एक यात्रा निकाली, और इस यात्रा का नाम था प्रधान देश मोदी को जो है चौराहे पर लाकर सजा देने की बात मैंने उस यात्रा में जिक्र किया था कि मैं नरेंद्र मोदी को जो है चौराहे पर लाकर सजा देने की बात मैं किया था। मगर दरअसल हुआ क्या, जब मैं बलिया से यात्रा लेकर निकला तो बीच रास्ते में ही पुलिस के द्वारा मुझे अरेस्ट कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग विद्रोह करना स्टार्ट किए तो जो है उस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना विद्रोह किया, उस समय के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो है प्रदेश अध्यक्ष युवजन सभा के जो यूथ के थे, इनके भाजयुमो के, उन्होंने मेरे ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा की मांग कर दी। उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं लगा रही क्योंकि इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बन ही नहीं रहा था। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना विद्रोह स्टार्ट किया कि अंत में मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम हो गया और मुझे जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया। जेल के सलाखों के अंदर काफी लंबे दिन तक मैं रहा। लंबे दिनों बाद जो है कोर्ट ने मुझे जो है जमानत दी। जमानत के बाद मैं बाहर आया और आज भी हूं। ये लोग सोचे थे कि इसके बाद ब्रिजेश की आवाज़ बंद हो जाएगी, उसके बाद मैंने फिर आंदोलन स्टार्ट किया, फिर मुझे जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया। मैं हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद किया साथी। जो साथी मुझे राष्ट्रद्रोही कर रहा है तो मैं उससे पूछना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं राष्ट्रद्रोही हूं? अगर मैं राष्ट्रद्रोही हूं तो नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि हमारा जो है कानून कहता है कि अपराध करने वाला से सबसे बड़ा वह अपराधी होता है जो अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को विवश करने का काम करता हो या उकसाने का काम करता हो। तो मुझे तो नरेंद्र मोदी ने विवश किया था, उकसाने का काम किया था कि अगर आपके सपनों का भारत नहीं बनेगा तो मुझे जो सजा चाहिए वो सजा दे दीजिएगा। मेरे सपनों का भारत नहीं बना। अगर नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किए, ऐसे शब्द नहीं बोले होते, सजा देने की बात नहीं कही होती, तो शायद मैं नरेंद्र मोदी को सजा देने के लिए मैं घर से नहीं निकलता, मैं राष्ट्रद्रोही नहीं होता। मगर मैंने, मोदी जी ने कहा, उनका मैं सम्मान किया, क्योंकि सजा ना देना ये मेरे लिए, मुझे लगा कि ये गुनाह है, मुझे सजा देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने वादा करके 50 दिनों के अंदर में हमारे सपनों का भारत नहीं बना पाए। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये गलत मैंने किया? क्या मैंने गलत किया? मैं पूछना चाहता हूं, आप सब बताइए, क्या मैं राष्ट्रद्रोही हूं? और जिन साथी ने ये शब्द बोला है उन साथी से मैं कहना चाहता हूं कि 2016 से लेकर 2020 तक मात्र जो है जमानत के बाद 3 जो है डेट पड़े हैं। मैं तो चाहता हूं कि डेट पड़े, मैं चाहता हूं कि कोर्ट में डेट पड़े। मुझे विश्वास है कि जिस कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। मगर कोर्ट क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है डेट नहीं पड़ रहा है। अब तक 3 डेट पड़े हैं साथियों जमानत के बाद, और 3 डेट में एक भी बार बहस नहीं हुई है। हमारे वकील बार बार चाहते हैं कि डेट मिले, मगर डेट नहीं दिया जाता है, उस पर बहस नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि जिस दिन बहस होगी उस दिन ब्रजेश यादव बागी को क्लीन चिट मिल जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगा। इसलिए नहीं चाहते हैं कि बहस हो, क्योंकि इस पर सडेशन बन ही नहीं सकता है। साथ में हमने कोई देश की संपदा के साथ, देश के तिरंगे के साथ, देश के प्रति कोई जो है भड़काऊ भाषण मैंने नहीं दिया है, देश के तिरंगे का अपमान नहीं किया है, देश की संपदा की क्षति मैंने नहीं पहुंचाई है कि मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम हो।
मैंने एक व्यक्ति विशेष को सजा देने की बात कही है, वह भी उनके कथनी के अनुसार। तो इस पर सजेशन बन ही नहीं सकता है। इसलिए लोग जानते हैं कि जिस दिन इस पर बहस होगी तो ब्रिजेश यादव बागी को क्लीन चिट मिल जाएगा, और ब्रिजेश यादव बागी को क्लीन चिट मिलने के बाद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो साख है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए आप बहस नहीं करना चाहते हैं। हिम्मत है, मैं कह रहा हूँ, हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पैरवी कर रहे हैं, जो कोर्ट को अपने इशारों पे चला रहे हैं, वो ख़त्म कर दें, चलाना बंद करें और आए बहस कर लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा उस कोर्ट के अंदर। मगर हिम्मत नहीं है कि तुम बहस करा सकते हो। जब तक मुझे विश्वास है कि जब तक तुम्हारी सरकार रहेगी तब तक इस पर डेट नहीं डाला जा सकता, बहस नहीं हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि बहस, हिम्मत है तो बहस करा कर दिखा लीजिए। जीत मेरी नहीं होगी तब कहिएगा, जीत मेरी नहीं होगी तब कहिएगा, मगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप बहस कराएंगे। दूसरी बात साथियों, एक साथी ने उसके नीचे, ये तो मैं कह दिया, दूसरा कमेंट था कि तुम कांग्रेस के दल्ले हो। हाँ, मैं कांग्रेस के दल्ले हो। अगर साथी में कांग्रेस का दल्ला होता ना तो शायद मैं भी सवाल आपसे नहीं पूछ पाता। अगर हर एक व्यक्ति जो आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, अगर वह दल्ला होता ना तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 23% वोट पाई है और 23% वोट पाकर सत्ता पे कायम है। आप समझ सकते हैं कि अगर हर एक व्यक्ति कांग्रेस का समर्थक होता, अगर दल्ला होता, तो आज शायद केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती। एक साथी ने सवाल किया है कि तुम जो है चश्मा, जो है काले चश्मा पहने हुए हो, तुम्हें विकास नहीं दिखाई देता है। सही आपने कहा कि मैंने काला चश्मा पहना है, मगर आपके जैसे मैंने काला चश्मा नहीं पहना है। जो आप काला चश्मा पहने हैं, शायद मैं ऐसा काला चश्मा पहना हूं जिससे देश की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मगर आपने एक ऐसा काला चश्मा पहना है कि गड्ढा भी आपको अच्छी सड़क दिखाई दे रही है। कच्चे मकान में जीवन करने वाले लोग भी आपको जो है राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं। वो मकान जो है महल की तरफ दिखाई दे रही है। जो देश की अर्थव्यवस्था जो इस लेवल पर डाउन हुई है, आपको देश की अर्थव्यवस्था लग रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा मजबूत है। आपको ये लग रहा है। आपने एक ऐसा चश्मा पहना है क्योंकि आपने भक्तों का चश्मा पहना है, और शायद मैं भक्तों का चश्मा नहीं पहना हूँ। तुम्हारे और हमारे में यही अंतर है, आप में और हमारे में यही अंतर। मैं शुरू में तुम्हारा बोल दिया क्योंकि मैं अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूँ। इसलिए मैं सॉरी, आपसे सॉरी। मेरी अगर ये तुम्हारे शब्द निकल गया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं संविधान के सहारे चलता हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैंने आपसे कहा, आपने कहा शायद आपने ऐसा चश्मा पहना है, मैं कुछ और चश्मा पहना हूँ जो देश की वाजिब जो समस्याएं हैं वो मुझे दिखाई दे। आपने उसमें कहा है कि ब्रिजेश जी, आपको देखना चाहिए कि देश के अंदर कितना विकास हुआ है। सही आपने कहा, कितना विकास हुआ मैं देख रहा हूँ। 2014 से लेकर 2020 के बीच अगर मैं देखूं तो मुझे तो कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, शायद मुझे मालूम भी ना हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं और सरकार में बैठे हुए लोग बताएं कि 2014 से लेकर 2020 के बीच कितने लोगों को रोजगार दिया गया। 2014 से लेकर 2020 के बीच देश के अंदर कितनी नियुक्तियां हुई, मैं जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के अंदर कितने जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटियां बनी। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के अंदर कितने केंद्रीय विद्यालय बने। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के अंदर कितने एम्स जैसे हॉस्पिटल बने। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के अंदर 2014 से लेकर 2020 के बीच कितने जो है शोध संस्थान बने। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2020 के बीच कितनी जो है देश के अंदर नई कंपनियों का निर्माण हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं। मैं ये भी जानना चाहता हूं
कि देश के अंदर कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, और हुआ तो किन किन किसानों का। बड़े किसानों का कितना माफ हुआ, मध्यम किसानों का कितना माफ हुआ, छोटे किसानों का कितना माफ हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि देश के अंदर कितने पुष्पतियों का कर्ज माफ हुआ और कितना हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपके पास जवाब है तो आप इस सवालों का जवाब दीजिए। दरअसल मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। देश के अंदर अब तक रोजगार की जो बात है, अब तक केंद्र की सरकार ने मात्र जो है सरकारी सेक्टर में मात्र जो है 12 लाख रोजगार दी है। 12 लाख, इससे ज़्यादा रोजगार नहीं दी है। 2 करोड़ का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की, मगर दिया कितना है, तो मात्र जो है 12 लाख दिया गया है। दूसरी बात, कंपनियों की जहाँ बात है कि देश के अंदर एक भी कंपनी का निर्माण नहीं हुआ है। आपके पास जवाब नहीं होगा, आप सरकार से आंकड़ा मांग लीजिएगा। एक भी कंपनियों का निर्माण नहीं हुआ है। उल्टे जो है देश की कंपनियों को बेचा गया है। जो देश की संपदाएं थी, जो देश की कंपनियां थी, उसको अधिक मात्रा में बेचा गया है। देश के अंदर एक भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई है 2014 से 2020 के बीच। अगर आपको नहीं मालूम है तो अपनी सरकार से जो आंकड़ा मंगा लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि नहीं एक भी कंपनी खुली हो तो मैं एक भी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ हो तो। केंद्रीय विद्यालय की जहां तक बात करें तो देश के अंदर इस सरकार में मात्र 3 केंद्रीय विद्यालय बने हैं। 3। वहीं इससे पूर्ववर्ती सरकार में देखा जाए तो 2010 सालों के अंदर में पूर्ववर्ती सरकार में टोटल अगर केंद्रीय विद्यालयों की बात की जाए तो 245 केंद्रीय विद्यालय बने हैं देश के अंदर। कितने बड़े आंकड़े हैं आप देख लीजिए। पूर्ववर्ती सरकार में देश के अंदर कई यूनिवर्सिटियां बनी हैं, मगर वर्तमान की सरकार में कितना बनी है देश जानना चाहता है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि देश के अंदर आपने कितने एम्स जैसे संस्थान को खोला, मगर आपने एक भी नहीं खोला है। ये देश जानना चाहता है। कब आप खोलेंगे? 6 साल बीत गया और 4 साल बचा है। 4 साल के अंदर में कब खोल रहे हैं, कितने खोल रहे हैं, ये देश जानना चाहता है। बताओगे? ये सच्चाई है। अगर मैं बात करने लगूं तो शायद एक भी जवाब आपके पास नहीं होगा। जो भक्त मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उन भक्तों के पास एक भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है हर एक मोर्चे पर फेल है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम देश के अंदर नहीं किया, सिर्फ सिवाय नफरत बोने के, देश को जलाने के बजाय। आपको याद होगा कि इन लोगों ने इतना नफरत बोया कि दिल्ली को इन्होंने जला दिया, और दिल्ली को जलाने वाला जो अपराधी था आज भी बेखौफ होकर घूम रहा है। जो इनका नया वास है, भक्तों का जो नया वास जो है